नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। लाख टके की बात में आज बात करेंगे संभल में भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा 22 जनवरी को लगाई जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ संभल जा सकते हैं, जिसे लेकर विपक्ष ने कई सवाल पूछे हैं। साथ ही बात करेंगे सीएम योगी के सनातन धर्म को लेकर दिए बयान की, जिसमें उन्होंने कहा कि मंदिर जाए बगैर भी हिंदू हैं, क्योंकि धर्म का अर्थ काफी व्यापक है और इस पर विपक्ष ने निशाना साध दिया है। इसके अलावा बात होगी मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर मायावती की। बीएसपी भले ही उपचुनाव नहीं लड़ना चाह रही, लेकिन 16 जनवरी को मायावती मीटिंग करेंगी, जिसमें फैसला ले सकती हैं कि पार्टी समर्थक किसे वोट देंगे। और फिर बात होगी मिशन 2027 के लिए एसपी अपने 20 जिला अध्यक्षों को बदल सकती है कि नए जिला अध्यक्षों में भी पीडीएफ फॉर्मूला दिख सकता है। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। संभल में भगवान श्री राम की प्रतिमा लगनी है, जिसे लेकर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष ने इसे लेकर सरकार को घेरा है। संभल में भगवान श्री राम की 51 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई जा रही है। भव्य और दिव्य प्रतिमा का निर्माण पूरा हो चुका है। 22 जनवरी को इस विशाल मूर्ति का अनावरण होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन उद्घाटन होगा। सीएम योगी के भी संभल पहुंचने की उम्मीद है। 51 फीट ऊंची प्रतिमा का सीएम योगी इस प्रतिमा का अनावरण कर सकते हैं। रामबाग ट्रस्ट ने प्रतिमा का निर्माण करवाया है। विपक्ष ने सीएम योगी के जाने पर सवाल उठा दिए हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि अपनी महिमा मंडन के लिए सीएम योगी वहां जाएंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि योगी सरकार युवाओं को रोजगार कब देगी। भगवान कल्कि की प्रकट स्थली संभल में भगवान श्री राम की 51 फुट ऊंची भव्य और दिव्य प्रतिमा का निर्माण हो चुका है। अयोध्या स्थित राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा दिवस के मौके पर 22 जनवरी को इस मूर्ति का उद्घाटन किया जाएगा। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के भी संभल पहुंचने की उम्मीद है। इस प्रतिमा का निर्माण करीब 1 साल से चल रहा था। संभल चंदौसी पौराणिक महत्व का शहर है, जिसका वर्णन पुराणों में है, तमाम पुराने ग्रंथों में मिलता है। और चंदौसी को तो मिनी वृंदावन कहा जाता है। हर घर में मंदिर मिलता है। उसी चंदौसी में भगवान प्रभु राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण वहाँ की एक संस्था रामबाग ट्रस्ट द्वारा कराया जा रहा है। निश्चित रूप से धार्मिक क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में जो ट्रस्ट, जो व्यक्ति काम करते हैं, वो निश्चित रूप से एक पुण्य का काम है। और जो हमारी धार्मिक परंपरा है, मान्यता है, जो प्रभु राम के प्रति अपनी आस्था है, उसमें जो आने वाली पीढ़ी है उनका विश्वास अक्षुण्ण हो, उनका विश्वास उसमें जमे, उसमें ये प्रतिमा भी मील का पत्थर साबित होगी। सीएम योगी भगवान श्री राम की इस प्रतिमा का अनावरण कर सकते हैं। वैसे तो देश भर में भगवान श्री राम की कई प्रतिमाएं हैं, लेकिन ये प्रतिमा उत्तर भारत में न केवल सबसे ऊंची और विशाल है, बल्कि प्रतिमा की मुद्रा भी इसे विशेष बनाती है। इस प्रतिमा में भगवान के एक हाथ में धनुष बाण है, तो दूसरा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का भगवान राम की प्रतिमा को लेकर कहना है कि भगवान ने हमारे अंदर प्राण डाल रखे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कौन कर पाएगा। सीएम योगी अगर जाएंगे तो अपनी महिमा मंडन के लिए जाएंगे। देखिए, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कोई नहीं कर सकता, उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। क्योंकि हमारे अंदर जब उन्होंने प्राण डाल रखा है तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा कौन कर सकता है। ये जाहिर सी बात है। मैं समझता हूँ 2-3 साल से वहाँ पर 51 फीट की मूर्ति बन रही है प्रभु श्री राम की। ठीक है, इसमें कोई गुरेज नहीं। जो भी हिंदू धर्म समाज के लोग हैं या जो भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, हर आदमी वहाँ जाएगा। उसमें मुख्यमंत्री जी उसका महिमा मंडप गलत ले रहे हैं, उसमें उनका कोई योगदान नहीं है। और एक समिति के लोग वहाँ पर जो है 51 फीट की मूर्ति प्रभु श्री राम की बनाने का काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि भगवान राम की प्रतिमा हर जगह है, संभल में भी प्रतिमा लग रही है, ये अच्छा है, लेकिन सरकार इस बात का जवाब दे कि युवाओं को रोजगार और आजीविका का साधन देने में सरकार पीछे क्यों है। आप वर्षगांठ होने पे रामलला की बड़ी मूर्ति तो बना रहे हैं, लेकिन उसी रामलला के जो वंशज हैं, जो उनके पुत्र हैं, जो आज के युवा हैं, फरवरी में आरओ का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम को तो करवा नहीं पाए आप, जबकि वो एग्जाम करवाना आपके लिए ज्यादा आसान था।
रामलला की मूर्तियां हर जगह खड़ी कर दीजिए, लेकिन रामलला हर बार आपसे यही प्रश्न करेंगे कि जो उनके वंशज है, जो उनके अंश है, जो उनकी बातों को, धर्म को या धर्म की हर चीज को पूरे संसार में फैलाने वाले हैं, उनको आप खाने की रोटी नहीं दे पा रहे। चंदौसी के रामबाग में भगवान श्री राम की इस प्रतिमा का निर्माण रामबाग ट्रस्ट ने करवाया है। काम पूरा होने के बाद ट्रस्ट ने पिछले दिनों सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखा था। यूपी के इस पौराणिक जिले संभल को प्राचीन और धार्मिक स्वरूप में वापस लाने की कोशिश हो रही है। भगवान श्री राम की विशाल प्रतिमा के पास अशोक वाटिका का भी निर्माण किया जा रहा है। इस अशोक वाटिका में सीता माता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गोरखपुर में सीएम योगी ने सनातन धर्म को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि सभी लोगों को धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। किसी भारतीय या हिंदू के लिए ये जरूरी नहीं कि वो मंदिर जाए। सीएम योगी के बयान पर सपा का कहना है कि लोग पहले से ही अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। सीएम योगी ने कुछ स्पेशल नहीं बताया। वहीं बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि धर्म को जानने के लिए अपनी जड़ों से जुड़े रहना ज्यादा जरूरी है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने सनातन धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि सभी लोगों को धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। किसी भारतीय या हिंदू के लिए ये जरूरी नहीं कि वो मंदिर जाए। यानी केवल उपासना विधि नहीं, और इसीलिए किसी भारतीय के लिए, किसी हिंदू के लिए आवश्यक नहीं कि वो मंदिर जाएगा तभी हिंदू कहलाएगा। नहीं, आवश्यक नहीं। वो जाए या ना जाए, वह किसी विशिष्ट ग्रंथ को माने, यह भी आवश्यक नहीं है। यानी धर्म के विराट स्वरूप को वास्तविक परिप्रेक्ष्य में अगर किसी ने समझा है तो भारतीय दृष्टि है, और उस व्यापक दृष्टि को लेकर के यानी कर्तव्य, सदाचार और नैतिक मूल्यों के पर्याय को ही धर्म माना उन्होंने। सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि लोग पहले से ही अपने धर्म का पालन कर रखे हैं और उस पर चल रखे हैं। ऐसे में सीएम योगी ने कुछ स्पेशल नहीं बताया। कि मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं कि धर्म के मार्ग पे हर व्यक्ति चल रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी के कर्म के मार्ग पर कब चलेंगे? धर्म के आड़ की चादर ओढ़ करके काम से ये जो भाग रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश की जनता इनसे काम के आधार पर इनसे सवाल जवाब कर रही है, लेकिन काम तो उन्होंने कुछ किया नहीं। ये धर्म की आड़ लेकर के इस तरीके के नरगल बयानबाजी करते हैं ये, और जिसकी जितनी आस्था होगी, जो जिस धर्म को मानने वाला होगा उसकी आस्था है, उसकी आस्था मजबूत है, वो उस मार्ग पे चल रहा है। वो इस मुख्यमंत्री जी के कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है कि उनके कहने पे कौन चल रहा है, उनके कहने पे कौन नहीं चल रहा है। हर आदमी धर्म के मार्ग पर चल रहा है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि धर्म आधुनिक ज्ञान और विज्ञान का समावेश है। हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। भारत का जो ज्ञान और विज्ञान है, जो वेद है, जो आयुर्वेद है, जो योगा है, वो निश्चित तौर पे न सिर्फ देश, पूरी दुनिया को बहुत सारी चीजें दिया। उसमें ज्ञान भी है और विज्ञान भी छुपा हुआ है। खगोली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे वेदों में, जो हमारे शास्त्रों में ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से देश और दुनिया को बहुत लाभ पहुंचाने का कार्य किया। इस नाते जो सबसे पुरातन, जो अपना जो विज्ञान है उसको भी साथ लेकर चलिए। अगर दुनिया के विज्ञान को अपनाते हैं तो निश्चित तौर पे अपने और ज्ञान और विज्ञान को बढ़ाने की बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, आरोग्य धाम के गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से आयुर्वेद, योग और नाथपंथ के आपसी संबंधों को समझने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। 3 दिन के इस सेमिनार में सीएम योगी ने सनातन धर्म को विस्तार से समझाया। सीएम योगी ने बताया कि भारतीय ज्ञान दुनिया में सबसे प्राचीन है। ज्ञान की धारा गुरु शिष्य परंपरा पर चलती थी। महर्षि वाल्मीकि ने व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ा था। सनातन धर्म में मुक्ति का मतलब सफलता के चरम पर पहुंचना है। सीएम योगी इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके पदाधिकारी के लिए 15 जनवरी साल के सबसे अहम दिनों में से एक है,
क्योंकि इस दिन बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन होता है। बीएसपी के सभी कार्यकर्ता इस दिन को जन कल्याणकारी दिवस के तौर पर मनाते हैं। बीएसपी इस दिन तय करती है कि आखिर पूरे साल भर उनको किस तरह के सियासी फैसले लेने हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव बीएसपी नहीं लड़ रही है, ऐसे में पार्टी समर्थक किस दल को वोट करें, इस बारे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती संकेत दे सकती हैं। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के बाद में मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर रणनीति तय करेंगी। मिल्कीपुर उपचुनाव बीएसपी नहीं लड़ रही है, ऐसे में पार्टी समर्थक किस दल को वोट करें, इस बारे में बीएसपी सुप्रीमो संकेत दे सकती हैं। इसके लिए मायावती ने 16 जनवरी को पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है, जिसमें सदस्यता अभियान, संगठन के विस्तार और साथ ही कैंडर कैंप और पार्टी के साथ मुस्लिमों, ब्राह्मणों एवं अन्य वर्गों को जोड़ने के अभियान की समीक्षा होगी। बहुजन समाज पार्टी की सियासत को करीब से देखने और समझने वाले लगातार इस बात का दावा करते हैं कि उनकी पार्टी के लिए 15 जनवरी का दिन बेहद अहम और खास हो जाता है। 15 जनवरी दिन अहम और खास क्यों है? साफ तौर से मेरे पीछे लगी हुई इस होर्डिंग को देखिए। इस होर्डिंग में साफ तौर से लिखा गया है कि आयरन लेडी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के दिनांक 15 जनवरी 2025 को 69वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं तथा जन कल्याणकारी दिवस समारोह, यानी सबसे अहम जो है वो जन कल्याणकारी दिवस समारोह है। यानी इस दिन पर बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जन कल्याणकारी दिवस के तौर पे बनाते हैं, जिसमें पूरे साल भर का लेखा जोखा मायावती की तरफ से दिया जाता है कि आखिर पूरे साल भर में किन लक्ष्यों को पाना है और किस तरह से पाना है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जहां अपना जन्मदिन मनाएंगी, तो वहीं पर कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जाएगा कि आखिर उनका आगामी उपचुनाव को लेकर किस तरह के फैसले लेने हैं। तो अगर मायावती बदलाव कोई करती है अपने फैसले में, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड फैसले वो लेती हैं, तो शायद कोई नई बात होगी। जहाँ तक बसपा के वोटों की बात है, मुझे लगता है कि जैसा घोसी में हुआ था उस तरह की भी स्थिति हो सकती है कि जो बीएसपी का वोटर है वो समाजवादी पार्टी के साथ चला जाए, या फिर चूंकि ये हाई स्टेक का चुनाव है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगा रखी है, तो एक बदलाव भी हो सकता है। मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है बसपा के वोट उसके चुनाव न लड़ने पर सपा के साथ जाएंगे या बीजेपी के साथ, वो उपचुनाव को बहुत प्रभावित करेंगे। मायावती के लिए इस बार का जन्मदिन काफी अहम होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। मायावती को विधानसभा की 9 सीट पर हुए उपचुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में वो पार्टी को लेकर कड़े फैसले ले सकती हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर भी मायावती के सामने कई सारे अहम सवाल हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि मायावती की राजनीति यूपी में अब खत्म हो चुकी है। बीजेपी से निजात दिलाने के लिए उन्हें अपने समर्थकों से एसपी को वोट देने की अपील करनी चाहिए। लेकिन एक तरफ तो मायावती जी कहती हैं बाई इलेक्शन इस बुरी तरीके से हारने के बाद कहती हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है बाई इलेक्शन में नहीं उतरेगी और ना ही किसी का समर्थन करेगी। लेकिन इस तरीके का बयान वो डाइजेस्ट होने वाला नहीं है। लेकिन अगर उनको भारतीय जनता पार्टी से अगर जनता को निजात दिलाना, तो निश्चित रूप से उनको इंडिया गठबंधन का साथ देना चाहिए, इंडिया गठबंधन के पक्ष में उनको वोट कराना चाहिए। मैं समझता हूं तभी भारतीय जनता पार्टी जैसे कुशासन से उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता को निजात मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी के सामने करो या मरो जैसी स्थिति है। बीएसपी को न सिर्फ तय करना होगा कि आगामी 2027 के चुनाव में उनकी पार्टी को क्या करना है, बल्कि ये संदेश भी देना होगा कि उनका रुख मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर क्या रहने वाला है। बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यालय है वहां पर इस तरह की कई सारी होर्डिंग लगी हैं। 15 तारीख तमाम लोगों के लिए बेहद अहम और खास होने वाला है। इसी दिन मायावती तमाम कार्यकर्ताओं को नया संदेश देंगे। ये भी माना जा रहा है कि 2027 के चुनाव को लेकर के भी बहुजन समाज पार्टी अपनी रणनीति को बनाएगी, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस पिछले कई चुनाव में ज्यादा बेहतर नजर नहीं आया है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। समाजवादी पार्टी मकर संक्रांत के बाद अपने संगठन में बड़ा बदलाव कर सकती है। सूत्रों की माने तो पार्टी करीब 20 जिला अध्यक्षों को बदलने के मूड में है, जिसकी लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। साल 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश अभी से नई टीम बनाने में जुटे हुए हैं। अखिलेश पहले ही संदेश दे चुके हैं, जो फील्ड में एक्टिव होकर काम करेगा उसकी दावेदारी को माना जाएगा। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
समाजवादी पार्टी जल्द ही अपने कई जिला अध्यक्ष बदल सकती है। इस पर हाईकमान विचार कर रहा है। मकर संक्रांति के बाद लिस्ट घोषित हो सकती है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी 15 से 20 जिला अध्यक्षों को बदल सकती है। 2027 के चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी अभी से ही तैयारियों में जुट गई है। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि मकर संक्रांति के बाद न सिर्फ अपने संगठन में बदलाव करेगी बल्कि कई सारे जिलों के जिला अध्यक्ष को बदलेगी। खबर ये है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कई सारे जिला अध्यक्षों ने उम्मीद के हिसाब से काम नहीं किया और समाजवादी पार्टी के दिशा निर्देश जमीन तक पहुंचाने थे, उसको भी जमीन तक नहीं पहुंचा पाए। विधानसभा चुनाव के चलते पार्टी स्थानीय स्तर पर अपने संगठन को सही करना चाहती है ताकि बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जा सके। एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि जो फील्ड में मजबूत काम करेगा उसी की दावेदारी को ही आगे माना जाएगा। जाहिर सी बात है कि जो नई पीढ़ी ऊपर उभर करके आगे आती है तो इस तरीके की ऐसे विचार विमर्श हो रहा है। हो सकता है कि मकर संक्रांति के त्योहार के बाद जो है इस तरीके के कुछ फेरबदल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करें और ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेष अधिकार है। जब चाहे तब जो है वो पार्टी में संशोधन या पार्टी में जिला अध्यक्षों को हटाना या किसी को भी अपने पद से हटा करके आगे उसको पदोन्नत करना, किसी उच्च पद पे उसको स्थानांतरित कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में एसपी ने पीडीए फॉर्मूले के दम पर जीत हासिल की थी। पीडीए के सफल प्रयोग से एसपी इसको विस्तार देने में जुटी है। हाल में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में एसपी केवल 2 ही सीट जीत पाई थी, जबकि 7 सीटों पर बीजेपी को ही जीत मिली। ऐसे में 2027 चुनाव से पहले एसपी संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। लोकसभा चुनाव में उनका प्रयोग बहुत सफल रहा है। हालांकि बाई इलेक्शन में उस तरह के इनके रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन सपा का आरोप है कि प्रशासन की मदद से चुनाव जीते गए हैं। फिर भी समाजवादी पार्टी अपने पीडीए को लेकर बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रही है और उसका सारा ध्यान इसी बात पे है कि हमारा जो पीडीए है वो एकजुट रहे। इसके लिए जिलों में जिला अध्यक्षों का बदलाव हो या प्रदेश में पदाधिकारियों में, हर जगह वो पीडीए का ही ध्यान रख रहे हैं। जिन जिलों में एसपी अपने अध्यक्ष बदलेगी वहां कमेटियां भी नए सिरे से बनाई जाएंगी। कुछ जिले ऐसे हैं जहां अध्यक्ष या तो किसी विवाद में फंस गए हैं या फिर निष्क्रिय हैं। इन सभी जिला अध्यक्षों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी स्थानीय स्तर पर अपने संगठन को दुरुस्त करना चाहती है ताकि बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जा सके। करीब 2 दर्जन जिलों के जिला अध्यक्ष को न सिर्फ बदला जाएगा बल्कि नए लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी और इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि वो तमाम लोग समाजवादी पार्टी के संदेश को जमीन तक ले जाएं। इन तमाम लोगों के पास जिम्मेदारी ये भी रहेगी कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को भी तैयार करें। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। मुजफ्फरनगर से बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने राहुल गांधी पर बयान दिया। पूर्व विधायक ने राहुल गांधी की जाति और धर्म पर सवाल उठाए और दुकानदारों को सलाह दी कि वे अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में मुसलमानों को काम पर न रखें। विक्रम सैनी के बयान पर समाजवादी पार्टी ने जहां निशाना साधा, कांग्रेस प्रवक्ता ने भी पलटवार किया और पूछा कि बीजेपी ऐसे नेताओं पर एक्शन कब लेगी। मैंने जो काम रखा वो बताऊं, फालतू नहीं बोलता, सही से जरूर पता था। मुजफ्फरनगर में पूर्व बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने दुकानदारों को मुसलमानों को काम पर नहीं रखने की सलाह दी। सैनी ने कहा कि अगर कोई मुस्लिम कर्मचारी आपके घर आता जाता है तो वो आपके परिवार की महिलाओं को गलत नजर से देख सकता है। अपनी दुकानों पर मुल्लाओं को मत रखो। अगर वो 10,000 का मिल रहा है तो 15,000 में हिंदू का रखो, आपको रक्षा करेगा। खाना लेने भेज रहे अब्दुल को घर, जा भाई रोटी लिया, माँ सुंदर सारी घरवाली लड़कियां कड़वा है सच। अपनी दुकानों पर फावड़े के पीठे रखो, चार फावड़े के पीठे और 2 पेटों में पत्थर। कोई पत्थर बजाओ तो पत्थर मारो, एक के बदले में 10, और कोई डंडा लेगा फिर तो फावड़े के पीठे। मेरी गाड़ी में 4 पीठे रहे। वहीं विक्रम सैनी ने वक्फ को लेकर कहा कि अब हिंदुस्तान में कोई वक्फ नहीं है, जो था पाकिस्तान जा चुका है, अब यहाँ कुछ भी नहीं है। विक्रम सैनी ने लोगों को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह भी दी है। जब बंटवारा हो गया, पाकिस्तान मुसलमानों का है, हिंदुस्तान हिंदुओं का, बात खत्म। यहाँ कोई वक्फ बोर्ड नहीं है। ये कांग्रेसियों की चाल थी, ये कांग्रेसियों ने मुसलमानों को खुश करने के लिए ये बोर्ड बनाया। कोई मतलब ही नहीं, कोई
कोई मतलब नहीं है मखरोड़ का जमीन का। यहाँ एक ही भूमि होनी चाहिए। और जहाँ मैं बता रहा हूँ भाई खड़े हो गए लड़ गए, बिना लड़ के काम नहीं चलता। हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, एक देश के नाम का, एक दादा दादी के नाम का, एक माता पिता के नाम का और एक समाज के नाम का। 4 बच्चे कम से कम हो जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनता, और जब बना तो कानून का पालन करें। भाई दूसरे 11 बच्चे पैदा कर रहे जिहाद के लिए, इस्लामीकरण के लिए, क्या हम अपने देश के लिए बच्चे पैदा नहीं कर सकते? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बीजेपी के पूर्व विधायक के बयान पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि बीजेपी नेता के पास अब कोई काम तो बचा नहीं, इसलिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम तो कुछ जनता के लिए हो नहीं रहा है। वो इस तरीके का अनर्गल बयानबाजी करके ऊंची लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। वहीं विक्रम सैनी ने राहुल गांधी को लेकर भी विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की ना कोई जाति है और ना कोई धर्म। मैं चाहता हो कि राम मंदिर बने, तो कुछ राजनीतिक दल बकवास करते हैं नेता जिनकी कोई जाति ना धर्म है। जैसे राहुल गांधी है, उसकी ना जाति ना धर्म लिखता ही नहीं, वो शायद लिखता होगा धर्मी, जो शब्द लिखता होगा वो धर्मी लिखता होगा, कोई ना धर्म लिखता। मेरा धर्म हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, क्या है, ना वो जाति लिखता। कैसे वो क्या कहा जाएगा धर्मी, देशद्रोही, देशभक्त। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने पलटवार कर कहा कि ये मानसिक तौर पर बीमार लोग हैं। भारत में किसी की कोई जाति नहीं है। राहुल गांधी की एक ही जाति है और वो है भारतीय। ये मानसिक रूप से बीमार लोग हैं, संविधान पढ़ते नहीं, संविधान को मानते नहीं, संविधान का अनादर करते हैं। इन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और देश निकाला दिया जाना चाहिए। भारत देश में किसी की कोई जाति कोई धर्म नहीं है। संविधान कहता है सब लोग बराबर हैं, सारे जाति सारे धर्म एक हैं। राहुल गांधी की एक ही जाति है, भारतीयता, भारतीयता और सिर्फ भारतीयता। मुजफ्फरनगर में पूर्व बीजेपी विधायक विक्रम सैनी के विवादित बयानों से सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उनके बयानों पर बीजेपी को घेरा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। खबरें जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।